आज का विषय है हमारा भारत का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार। ये पहला ही टॉपिक है जो दोनों ही एग्जाम्स के लिए यानी कि पटवार और राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स के लिए कॉमन टॉपिक है और इससे आज हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश के एक सामान्य परिचय की, और इस सामान्य परिचय में हमें ये समझना है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, विस्तार कितना है, क्षेत्रफल क्या है देश का, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं, अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। बड़ा ही एक जटिल टॉपिक है ये, और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय भूगोल के उन सभी विषयों को जोड़ने की, उन सभी टॉपिकों को जोड़ने की जो आगे आपको पढ़ने हैं। यानी कि जो शुरुआती जो हम जिस स्टेज से हम शुरू करेंगे, एक जीरो लेवल से मैं आप लोगों का ये टॉपिक शुरू करने वाला हूं, और यहाँ से आगे जो भी आप लोगों को पढ़ना है उसकी शुरुआत आपको यहीं से करनी है। यहीं से आपको पूरा का पूरा मैटर समझते हुए चलना है ताकि आगे आने वाले टॉपिकों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए। तो देखिए, सबसे पहले भारत का एक सामान्य परिचय हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन से महाद्वीप में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, और साथ ही साथ अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं की भी बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट बन जाएं, तो धैर्य बनाए रखिए। और सर्वप्रथम हम देखते हैं, अब भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है। अगर हम भारत की स्थिति देखें, महाद्वीप के अंदर कौन किस महाद्वीप का देश है भारत, या विश्व में हमारे देश की स्थिति क्या है, तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली क्या है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है। यानी कि हमारी जो स्थिति है देश की वो एशिया महाद्वीप में है। अब अगर हम एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें तो ये एशिया महाद्वीप है, और इस लगभग इस एशिया महाद्वीप में जो हमारे देश की स्थिति है वो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सबसे दक्षिण में है। यानी कि प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, अगर एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति को देखें तो ये वाला भाग तो एशिया महाद्वीप का हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया आपका पश्चिमी, ये पूर्वी, और ये भाग कौन सा हो गया दक्षिणी। तो ये हमारा देश है। तो ये जो देश की स्थिति है एशिया महाद्वीप के संबंध में वो है दक्षिण वाले भाग में, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये पहला पॉइंट आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, या इसको आप लोग ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मैं जो भी आप लोगों को बोल रहा हूं उसको आपको नोट करते हुए चलना, और साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर आपको लिखते हुए चल रहा हूँ। हर एक बिंदु को मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, और आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, दक्षिण में तो स्थित है, लेकिन विश्व के संबंध में अगर बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश भी है। यानी कि विश्व के सभी देशों में भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखी जाए तो वो कौन सी है, 7वें नंबर की। तो उस पॉइंट को भी इसी पॉइंट में मिला करके हम लिख देंगे, तो हमारा थोड़ा सा बड़ा होने से बच जाएगा। सिलेबस जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको थोड़ा बड़ा होने से बचा लें। तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी हम साथ के साथ बनाते हुए लिखते हुए चलेंगे तो हमें थोड़ा शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, पहली चीज, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब
देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पर ये भी नोट कर लेते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल में 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। भाई ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा सामान्य परिचय में जान लीजिए। सिर्फ नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी इन देशों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे जो विश्व भूगोल वाले जो टॉपिक हैं उनके बारे में, क्योंकि इस कॉमन टॉपिक में हम बात कर रहे हैं पटवार और राजस्थान पुलिस दोनों के सिलेबस की, तो मैं इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना जानना है कि विश्व के क्षेत्रफल में 7 बड़े देश कौन कौन से, और इस बात को नोट डाल करके आप लिख लीजिए। तो नोट डाल करके हम देख लेते हैं विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश। देखिए कौन कौन से हैं विश्व के 7 बड़े देश। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, नंबर 1 पे है रूस या रसिया। नंबर 2 पे कनाडा। नंबर 3 पे है चीन। नंबर 4 पे संयुक्त राज्य अमेरिका। और नंबर 5 पे है ब्राजील। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है ब्राजील, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, 5वें नंबर पे। 6वां देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कहलाता है और एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में 6वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 7वें नंबर पर है भारत। तो ये विश्व के क्षेत्रफल में 7 बड़े देश हैं जिन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब विश्व के 7 बड़े देशों में भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है, 7वें नंबर की। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए यहां से आगे अगर हम और चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो क्षेत्रफल भारत का कितना है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों, ये आपको सारे आंकड़े रटने हैं। तो क्षेत्रफल भारत का कितना है तो वो आपको सीधा सीधा रट लेना है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ रटने ही हैं और ये आपको दिमाग में याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, 32,87,263, 32,87,263, और किस में है ये, वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर। देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है दोस्तों, यानी कि 2.43%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, लगभग 2.5%, यानी कि 2.43%। तो इस बात को भी यहाँ पर लिख लीजिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत का क्षेत्रफल 2.43%। जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ नोट करवा रहा हूँ, उसको आप लिखते चलिए अपनी कॉपी में, और एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों को तैयार करने हैं। तो देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.43%। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की बात हो गई,
अब ये जो क्षेत्रफल है भारत का वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब हम मैप पर आ जाते हैं थोड़ा सा, और मैप की थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि आप जो सामने देख रहे हैं वो भारत का एक नक्शा है, भारत का एक मैप है। और इस मैप में मैंने हमारे देश के साथ साथ, हमारे भारत के साथ साथ कुछ पड़ोसी देश भी यहाँ पर दिखा रखे हैं, और आगे इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, ये सारी चीजें हम आगे इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं वो भारत का नक्शा है, और साथ ही साथ इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। और ये पड़ोसी देश जो हैं वो भारत के साथ ही भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। तो अब बात आती है कि भारत का जो विस्तार है वो विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विस्तार की। तो एक बार हम दिशाओं को यहां देख लेते हैं कि भारत के चारों ओर जो फैला हुआ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दिशाएं कहां पर कौन सी हैं। तो मैंने हालांकि ये सारी दिशाएं एक नोट कर रखी हैं पहले से इस नक्शे पर, फिर भी मैं एक बार आपको इन दिशाओं का सामान्य जो है अवलोकन करवा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी नक्शे की अगर हम बात करें, किसी भी मैप की अगर हम बात करें, तो उस मैप के अंदर जो सबसे ऊपर की साइड में जो दिशा होती है वो होती है उत्तर। अब उत्तर ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी दिशा होगी, तो वो दक्षिण होगी। तो नीचे बिल्कुल यहाँ ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। और हम नक्शे के अगर सामने खड़े हुए हैं, तो सामने खड़े हुए हैं तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, या इसको हम बोलेंगे बायां और या दायां। तो हमेशा नक्शे के अगर हम सामने हैं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पश्चिम, और हमारे दाएं हाथ की तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पूर्व। तो ये चार दिशाएं तो कॉमन है ही, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। इसके अलावा भी चार दिशाएं नक्शे पर और होती हैं, और वो चार दिशाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि उत्तर और पश्चिम के मध्य में है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मध्य में है उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से किसी भी नक्शे पर अगर हम देखें तो भूगोल के अंदर किसी भी नक्शे पर 8 दिशाएं हमेशा दिखाई जाती हैं या होती हैं। चलिए, दिशाओं की बात हो गई। अब सामान्य परिचय में हम शुरुआत कर रहे हैं कि भारत का जो विस्तार है, जो फैलाव है भारत का, वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि उत्तर में भारत की जो सीमाएं हैं वो अंतिम रूप से कहां पर लगी हुई हैं, और दक्षिण में वो सीमा अंतिम रूप से कहां पर है, पश्चिम में हमारे देश का विस्तार अंतिम रूप से कहां तक है, और पूर्व में हमारे देश का विस्तार अंतिम रूप से कहां पर है। तो देखो, उत्तर में बात करें तो एक बार थोड़ा सा इन राज्यों का भी परिचय जान लेते हैं कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं। जैसे कि उत्तरी भाग में भारत में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो पहले एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, और हाल ही में इस राज्य का विभाजन कर दिया गया और इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब ये विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमारा विषय अभी फिलहाल नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा आगे करेंगे। अभी सिर्फ हम अपना एक सामान्य परिचय जान रहे हैं। सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, धैर्य को बनाए रखिएगा बस। और आपका सारा कुछ जो दिमाग में आपके बहुत सारे, मैं जानता हूं बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में कौध रहे होंगे, तो उन सभी दिमाग में जो भी प्रश्न आपके चल रहे हैं उन सभी का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। और इसी टॉपिक को नहीं, और आने वाले सभी टॉपिकों को मैं आपके सामने बिल्कुल एक सरलतम ढंग से आपके प्रति, आपकी भूगोल के प्रति, आपकी जो सोच है, आपका जो डर है कि भूगोल विषय समझ में नहीं आता, उसको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा। तो धैर्य को बनाए रखिए। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि सबसे उत्तर में जो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, वो अब दो प्रांतों में विभाजित हो चुका है, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है, एक जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। दक्षिण में हमारा जो अंतिम रूप से राज्य है वो है ये तमिलनाडु। दक्षिण में जो राज्य है अंतिम रूप से वो कौन सा है दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य है दक्षिण में, बिल्कुल। और पूरब में बात करें तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश है हमारा अंतिम राज्य, और पश्चिम में अंतिम रूप से कौन सा राज्य है, गुजरात। तो ये चार राज्य हैं भारत के चारों दिशाओं में जो कि अंतिम रूप से अपनी स्थिति को दर्शाते हैं। अब देखिए,
हमारे देश का जो विस्तार होगा उत्तर में, वो अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, दक्षिण में तमिलनाडु के अंतर्गत होगा, पश्चिम में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में होगा, और पश्चिम में गुजरात के अंतर्गत हमारे देश का बिल्कुल पश्चिमी विस्तार होगा। अब ये तो राज्यों की बात, अब इन राज्यों में जो अंतिम रूप से हमारा जो बिंदु है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भाई हमारा अंतिम रूप से जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आपको ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है, जो लाल बिंदी दिखाई दे रही है आपको इस नक्शे पर, वो हमारे देश का अंतिम रूप से यानी कि उत्तर में विस्तार माना जाता है। अब आप लोग इसको कैसे नोट करेंगे, तो यहाँ पर भारत का विस्तार एक पॉइंट डाल दीजिए, और आपको जो डायग्राम बनाना है वो मैं यहाँ पर बनाते हुए चलूंगा, क्योंकि मैप आपके लिए बनाना पॉसिबल नहीं होगा फिलहाल, हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसको शॉर्ट में आप कैसे नोट करेंगे वो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। तो भारत का विस्तार, अब देखिए आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एक सिर्फ डायग्राम तैयार करना है इस तरह से। अब ये जो डायग्राम आप बना रहे हो इसमें आप भारत का कंप्लीट एक बार विस्तार इस पर नोट कर देंगे, तो ये आपको एक शॉर्ट में मिल जाएगा। अब देखिए इस डायग्राम में आप यहाँ पर दिशा अंकित कर सकते हैं उत्तर, जैसे कि नक्शे पर हमेशा होती है, जैसे कि वहाँ है, और यहाँ पर दिशा लिख सकते हैं आप दक्षिण, और इधर की तरफ आप लिखेंगे क्या, पूर्व, और इस तरफ पश्चिम। तो ये चार दिशाएं इस डायग्राम में हम बना चुके हैं। अब देखिए नक्शे के साथ साथ आपको इस डायग्राम में जो आपको नोट करना है वो भी आपको यहाँ पर बताता चलूंगा कि कौन सा आपको यहाँ पर दिशाओं के आधार पर स्थान नोट करना है। तो देखिए सबसे पहले नक्शे पर देख लेते हैं। तो उत्तर में अगर हम देखें तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य, और यहाँ पर जो हमारा उत्तरतम बिंदु है जम्मू कश्मीर में, उस उत्तरतम बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। यानी कि जो भारत का अंतिम रूप से उत्तर में जो विस्तार है वो किस स्थान पर है, तो वो है इंदिरा कॉल में, और ये इंदिरा कॉल कहाँ पर आता है, जम्मू कश्मीर में। और इंदिरा कॉल के अलावा अब इसके बारे में और भी, जैसे कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है, सीधा सीधा सा प्रश्न आ जाए तो सीधा सीधा जवाब होगा हमारा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और इसे हम कहते हैं भारत का उत्तरी विस्तार। लेकिन कुछ एग्जाम्स में जैसे कि मैंने देखा हुआ है क्वेश्चंस, और इस पे थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया था, और वो किस प्रकार से बनाया गया कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर में किस जगह पर है। ये अगर पूछ लिया जाए आपसे कि किस जगह पर है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ कि ये इंदिरा कॉल आखिर है कहाँ पर। तो देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो साइड में लगा हुआ जो देश है जम्मू कश्मीर के साथ, ये गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से सीमा बना रहा है, वो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है, यानी कि जो हड़पा गया क्षेत्र है, वो ये है लगभग। इस क्षेत्र को जो कि पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में हड़पा हुआ है या अधिकृत किया हुआ है, इस क्षेत्र को POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मैं आप लोगों को ये जिस क्षेत्र को शो कर रहा हूँ, या इसको मैं जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ ग्रीन लाइनों से, वो क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। क्या कह सकते हैं, POK, इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, POK। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, तो ये किस क्षेत्र में आता है, जम्मू कश्मीर में POK क्षेत्र में आता है। और POK क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के द्वारा 1947 में हड़पा गया क्षेत्र था, और यहाँ POK से ही हमारी LOC जो नियंत्रण रेखा है, सीमा रेखा है, वो लगी हुई है, और ये चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अभी फिलहाल POK इंदिरा कॉल POK में स्थित है। अब एक प्रश्न जो कि एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया, मैं हर प्रश्न पर चर्चा करूंगा आपके सामने कि ये POK में भी किस जगह पर है, यहाँ कौन सा स्थान है वो जहाँ पर ये इंदिरा कॉल है। तो देखिए ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर आपको जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा यहाँ पर पामीर का पठार है,
ये पूरा जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है इधर, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पामीर का पठार, यानी कि ये पूरा पामीर का पठार कहलाता है। पामीर का पठार ये यहाँ पर है, पूरा पामीर का पठार। और ये पामीर का जो पठार है वो संसार का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है और इसीलिए इसको कहते हैं संसार की छत। और पामीर के पठार का ये जो क्षेत्र है वो एशिया का सबसे उच्चस्त भाग माना जाता है, ऊंचा भाग माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को भी हम क्या कहते हैं, उच्च एशिया। इस क्षेत्र का क्या नाम है, उच्च एशिया, पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार पर 3 पर्वत श्रेणियां गुजरती हैं। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं पामीर के पठार पर? एक पर्वत श्रेणी तो यहां से गुजरती है दोस्तों, हिंदुकुश पर्वतमाला, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के सहारे सहारे फैली हुई है। तो इस पर्वतमाला का नाम तो क्या है, हिंदुकुश। यहीं से एक पर्वतमाला और गुजरती है और ये पर्वतमाला जो है वो लगभग कहाँ पर फैली हुई है, चीन में, यानी कि यहाँ से एक पर्वतमाला चीन के लिए निकल जाती है। देखिए एक पर्वतमाला तो है भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर, जो कि यहीं से होकर गुजर रही है, जो कि पामीर के पठार से होकर गुजर रही है। और यहीं पर एक पर्वतमाला जो गुजर रही है वो कहाँ पर गुजर रही है, चीन के लिए। और एक पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है दोस्तों, वो गुजरती है भारत के लिए और इसको कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैली हुई है। तो यहाँ पर 3 पर्वतमालाएं हैं। एक पर्वतमाला का नाम तो क्या है, हिंदुकुश। तो पहली पर्वतमाला है वो तो कौन सी है, हिंदुकुश, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ये हिंदुकुश है। इधर जो पर्वतमाला है चीन के लिए जो जा रही है यहाँ से, वो है क्युनलुन, इसको हम बोलते हैं क्युनलुन पर्वत श्रेणी। और यहीं से जो भारत में जो पर्वत श्रेणी आती है उसको हम बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम। तो 3 पर्वतमालाएं हैं जो कि इस पामीर के पठार पर या पामीर के पठार से होकर गुजरती हैं। और इन तीनों पर्वतमालाओं का जो संगम है, इन तीनों पर्वतमालाओं का जो संगम स्थान है, जहां पर ये तीनों पर्वतमालाएं एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं, उस जगह पर ये तीनों पर्वतमालाएं एक ग्रंथि का या एक गांठ का निर्माण करती हैं। और ये जो ग्रंथि है, ये जो पर्वतमालाओं की मिली जुली जो गांठ है, उस गांठ को हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है, पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ। इस जगह का नाम है पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ। तो ये जो स्थान है इंदिरा कौल, अब देखिए मैं वापस से उसी जगह पर आऊंगा कि ये जो स्थान इंदिरा कौल है उत्तर में जम्मू कश्मीर के अंदर पीओके क्षेत्र में, वो किस जगह पर आता है, तो वो है पामीर ग्रंथि में। यानी कि इंदिरा कौल पीओके जम्मू कश्मीर में पामीर ग्रंथि के अंदर स्थित स्थान है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। तो यहाँ अब आपके डायग्राम में आप लोग लिख सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है या उत्तर वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और ये इंदिरा कौल जो है वो कहाँ पर पड़ता है, पीओके। अच्छा पीओके कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और किस जगह पर है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये पड़ता है कहाँ पर, पामीर ग्रंथि में। तो उसको भी यहीं पर नोट कर लीजिए, इंदिरा कौल कहाँ पर है, बिल्कुल पामीर ग्रंथि में है, पामीर ग्रंथि का हिस्सा है। तो ये पामीर ग्रंथि में पड़ता है इंदिरा कौल पीओके जम्मू कश्मीर में। अब देखिए इधर उत्तर की बात हमने कर ली, दक्षिण की तरफ हम आए तो दक्षिण में हमारा अंतिम रूप से राज्य है कौन सा, तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में अंतिम जो स्थान है भारत का वो यहाँ पर पड़ता है और उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। ये इसका पुराना नाम है कन्याकुमारी, वर्तमान में इसे कैप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कन्याकुमारी जो इस जगह का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, उसको वर्तमान में और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। या इसी स्थान को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसी स्थान को हम कहते हैं कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। 3 नामों की यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, कैप कैमोरिन,
कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। तो भारत का जो दक्षिणी विस्तार है वो तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी के अंतर्गत फैला हुआ है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम दक्षिणी जो विस्तार है वो कहाँ स्थित है, अंतिम दक्षिणी विस्तार, और एक पूछ लिया जाए कि भारत का मुख्य भूमि पर विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है। देखिए दोनों बातों में अंतर है। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणी विस्तार किस स्थान पर है और भारत का अंतिम रूप से दक्षिणी विस्तार कहां पर है। देखिए दोनों की बात करूंगा मैं। अब ये जो भारत का क्षेत्र है वो पूरा भारत की मुख्य भूमि कहलाती है, यानी कि जो भारत का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है तमिलनाडु तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के, ये भारत की क्या है, मुख्य भूमि। लेकिन क्या मुख्य भूमि तक ही भारत का विस्तार सीमित है ना। भारत का जो विस्तार है वो मुख्य भूमि के अतिरिक्त भी समुद्रों में द्वीपों के रूप में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने इधर अभी आपको साइड में यहाँ पर ये जो बता रखे हैं, ये छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी भारत की टेरिटरी का ही हिस्सा है, भारत की राजनीतिक सीमा का ही ये भाग है। यानी कि अंडमान निकोबार तक और इधर लक्षद्वीप तक, इधर कहाँ तक, लक्षद्वीप तक भारत का विस्तार है। यानी कि भारत सिर्फ मुख्य भूमि पर ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के रूप में भी फैला हुआ है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति भारत की मुख्य भूमि से भी दक्षिण में है। यानी कि अंडमान निकोबार अंतिम रूप से भारत में कन्याकुमारी से भी बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए भारत का विस्तार अंतिम रूप से पूछा जाए तो फिर अंडमान निकोबार पर होगा। और यदि कहा जाए कि भारत का विस्तार मुख्य भूमि में कहां तक है तो मुख्य भूमि में कहां तक होगा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। अब ये अंतिम रूप से भारत का जो विस्तार है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है तो ये कहां पर है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उन द्वीप समूहों में सबसे अंतिम रूप से जो द्वीप है वो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक द्वीपों की लंबी श्रृंखला है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस द्वीप श्रृंखला के अंतर्गत दो श्रृंखलाएं मौजूद हैं। एक तो ऊपर वाले जो द्वीप हैं वो अंडमान द्वीप कहलाते हैं और नीचे जो द्वीप हैं वो कहलाते हैं निकोबार द्वीप। तो अंतिम रूप से जो निकोबार द्वीप है उनमें जो लास्ट वाला जो द्वीप है निकोबार में, वो लास्ट वाला द्वीप कहलाता है ग्रेट निकोबार। लास्ट वाला द्वीप जो है अंडमान निकोबार में वो क्या कहलाता है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही अंतिम रूप से जो बिंदु है हमारा दक्षिण में वो है इंदिरा पॉइंट। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। यानी कि अब देखिए भारत का अंतिम रूप से दक्षिण में विस्तार तो कहां तक हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट तक, जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और अगर पूछे कि भारत का जो है दक्षिण का जो विस्तार है मुख्य भूमि पर कहां तक है तो वो कहां हो जाएगा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। दोनों बातों को दिमाग में याद रखिएगा, मुख्य भूमि पर तो विस्तार कन्याकुमारी तक और अंतिम रूप से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो ग्रेट निकोबार पर है, इंदिरा पॉइंट। हालांकि फिलहाल इंदिरा पॉइंट वर्तमान में नष्ट हो चुका है क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी उस सुनामी में इस इंदिरा पॉइंट का बिल्कुल पूरी तरह से ये इंदिरा पॉइंट तहस नहस हो चुका है और इस समुद्र में डूब चुका है। तो फिलहाल वर्तमान में इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट फिलहाल वर्तमान में नहीं है, लेकिन अभी भी हम भारत का जो विस्तार है वो हमारी जो बुक्स वगैरह हैं या जो हमारी जो अध्ययन सामग्री है उनमें अभी भी हम इसको इंदिरा पॉइंट ही मान करके चल रहे हैं। तो आपको भी ये इंदिरा पॉइंट ही मानकर चलना है, अंतिम रूप से दक्षिण में विस्तार। तो देखिए अब यहाँ पर दक्षिण का जो विस्तार है भारत का, वो पहली चीज मुख्य भूमि पर तो कहाँ है, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी जो है ये किस जगह पर स्थित है, तमिलनाडु में। लेकिन ये जो विस्तार है वो मुख्य भूमि पर है, ये ध्यान रखिएगा बस। ये दक्षिण का जो विस्तार है वो कहां पर है, मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर मुख्य रूप से दक्षिणी जो विस्तार है भारत का वो कहां पर स्थित है, तो अंतिम रूप से जो दक्षिण का विस्तार है भारत में, अंतिम दक्षिणी विस्तार, तो अंतिम जो दक्षिणी विस्तार है, अंतिम दक्षिणी विस्तार
तो अंतिम जो दक्षिणी विस्तार है वो है हमारा कहां पर, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये अंतिम दक्षिणी विस्तार। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पिग्मिलियन पॉइंट, और इसे पाइरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं और इसको पाइरस पॉइंट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पिग्मिलियन पॉइंट या फिर हम इसको कहेंगे पाइरस पॉइंट, पाइरस पॉइंट। यानी कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट और पाइरस पॉइंट दोनों नामों से जाना जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, भारत का उत्तरी विस्तार तो इंदिरा कॉल पीओके में है, पामीर ग्रंथि के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा, भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणी विस्तार तो तमिलनाडु राज्य में है, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी को कहते हैं कैप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप। अब भारत का बिल्कुल अंतिम दक्षिणी विस्तार वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पिग्मिलियन पॉइंट या उसी को कहा जाता है पाइरस पॉइंट। तो ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अब बात करें कि पश्चिम और पूर्वी विस्तार की। देखो, पश्चिम में जो राज्य है हमारा वो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात राज्य में जो ये जो स्थिति है वो यहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ कच्छ, या इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और इसी के जस्ट नीचे है खंभात की खाड़ी। ये जो खाड़ी है वो कहलाती है खंभात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियाँ गुजरात से लगी हुई हैं। और गुजरात की ये जो तटरेखा है पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये अरब सागर से लगती है। यहाँ दोस्तों कौन सा समुद्र है? अरब सागर। और अरब सागर से लगी हुई दोनों खाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। अब अरब सागर से लगा हुआ ये जो तट है गुजरात का, उस तट को कहते हैं सौराष्ट्र तट। इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस तट का नाम है सौराष्ट्र तट। और इस सौराष्ट्र तट के साथ ही यहाँ पाकिस्तान की सीमा लग जाती है, और पाकिस्तान का ये जो तट है वो लग जाता है, और इस पाकिस्तान के इस तट का नाम है मकरान तट। यानी कि पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो अरब सागर का तट है उसको तो कहते हैं मकरान तट, ये पाकिस्तान का है। और जो गुजरात का तट है उसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र तट, जो कि अरब सागर से लगा हुआ है। अब यहाँ पर मकरान तट और गुजरात के सौराष्ट्र तट के मध्य में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक दलदली क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ अरब सागर आकर के ऊपर थोड़ा छिछला हो जाता है। छिछला का मतलब कम गहरा, मिट्टी की अधिकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। और ऐसी दलदली भूमि यानी कि यहाँ पर समुद्र का खारा जल है, तो यहाँ पर नमकीन दलदलों का निर्माण हुआ है। नमकीन मिट्टी के दलदल हैं, नमकीन पानी के दलदल हैं, और इन दलदलों को यहाँ स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्रीक। क्या कहा जाता है? क्रीक। यानी कि स्थानीय भाषा में ऐसे खारे पानी के दलदलों को क्रीक कहते हैं। तो अब यहाँ पर कई दलदल हैं, जैसे कि यहाँ पर है सर क्रीक, बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर कोरी क्रीक, राजहर क्रीक, तो कई प्रकार की क्रीक यानी कि खारे पानी के दलदल यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं सरक्रीक क्षेत्र। क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? सरक्रीक। यानी कि यहाँ जो दलदली क्षेत्र है वो है दोस्तों कौन सा? सरक्रीक। और इस सरक्रीक क्षेत्र से लगा हुआ गुजरात का अंतिम जो बिंदु है या अंतिम जो पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पर गौर माता। कौन सा है? गौर माता। यानी कि भारत का जो पश्चिम में विस्तार है वो गुजरात में गौर माता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सरक्रीक क्षेत्र से लगा हुआ है। यानी कि सरक्रीक क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है गौर माता, जो कि पड़ता कहाँ पर है? गुजरात में। ये भारत का अंतिम रूप से कौन सा बिंदु हो जाएगा? पश्चिम वाला। अब पश्चिमी बिंदु के बाद अगर हम देखें इधर तो पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पूर्व में सबसे अंतिम रूप से जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? तो वो है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश जो अंतिम रूप से राज्य है, इसमें यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वलांग। वलांग। और ये जो वलांग है कई बुक्स में आपको किबिथु भी मिलेगा। किबिथु और वलांग दोनों नजदीक ही स्थित हैं।
किबिथु थोड़ा उत्तर में है, बलांग उससे थोड़ा सा दक्षिण में, यानी कि ये यहीं पर है, थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में। ये यहाँ पर किबिथु और ये यहाँ पर है वलांग, दोनों एक ही जगह पर है। तो बलांग और किबिथु में जो डिफरेंट है वो थोड़ा सा कुछ डिग्री का अंतर है। तो वो अपन जब देशांतर यहाँ पर पढ़ेंगे या देशांतर का विस्तार देखेंगे, अक्षांशों का विस्तार देखेंगे, तब और क्लियर कर पाऊंगा कि दोनों के देशांतरों में क्या अंतर है। तो जो वलांग है वो अधिक पश्चिम में है, पूर्व में है बजाय किबिथु के। तो कई बुक्स में जो किबिथु दे रखा है और कई किताबों में दे रखा है वलांग, लेकिन सही रूप से अगर हम ऑथेंटिक माने तो आप लोग एटलस देखिएगा भारत का, और एटलस में आप देखेंगे कि जो किबिथु की स्थिति है वो वलांग से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है और बलांग थोड़ा सा पूर्वी है। तो यहाँ पर बलांग सही होगा कि बलांग जो है वो भारत का, पहले बलांगू भी लिखा हुआ होगा लेकिन बलांग है इसका वर्तमान में नाम में, और बलांग जो होता पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत का कहलाता है सबसे पूर्वी बिंदु। तो देखिए अब यहाँ पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं को भी हम नोट कर लेते हैं। पश्चिम में हमारा जो अंतिम बिंदु है वो है गौर माता, और ये गौर माता कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है, और अंतिम रूप से सरकरी क्षेत्र में है गुजरात में। और पूर्वी जो बिंदु है हमारे भारत का वो है वलांग, और ये बलांग जो है वो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल में, बलांग अरुणाचल में स्थित है। यानी कि वलांग और गौर माता ये पश्चिम और पूर्वी बिंदु है भारत के, और इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट उत्तर और दक्षिण में स्थित भारत के प्रमुख विस्तारित वाले बिंदु हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक को मैं अंतिम रूप से जो है समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट इससे आगे का जो पार्ट होगा जिसमें हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है ये, इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंटों के साथ समाप्त करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इससे आगे का अक्षांश और देशांतर, कर्क रेखा, समय मानक रेखा, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। 2 पॉइंट और कौन कौन से हैं उनको नोट कर लीजिए कि भारत का जो विस्तार अभी हमने देखा वो विस्तार यहाँ पर, यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेकर और अंतिम रूप से ये कन्याकुमारी तक, ये कितना लंबाई में फैला हुआ है, इसकी लंबाई क्या है। और ये जो भारत का विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि गुजरात से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश तक या वलांग तक, इसकी चौड़ाई कितनी, यानी कि हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भारत का उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का जो भाग है, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कुल कितना है, 3214 किलोमीटर। ये 3214 किलोमीटर है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये जो है विस्तार वो कितना है, 3214 किलोमीटर। अब ये तो की लंबाई। अब भारत का अगर हम देखें विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, तो ये कितना है किलोमीटर में इसका विस्तार, तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। ये भारत का अंतिम रूप से विस्तार माना जाता है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। तो अब हम यहाँ से आगे हमारे देश का अक्षांश और देशांतर, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, अक्षांश देशांतर होते क्या हैं, इस टॉपिक को समझेंगे, और साथ ही साथ हमारे देश से जो कर्क रेखा की स्थिति है, कर्क रेखा क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, और समय मानक रेखा कहाँ है, उसका क्या महत्व है, उस बात की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम फिर आगे जानेंगे हमारे देश के साथ लगे हुए पड़ोसी देशों की सीमाएं, और इन सीमाओं से वर्तमान समय में जो भी समसामयिक प्रश्न जो अभी फिलहाल करंट मुद्दे बने हुए उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। और बहुत जल्द अब हम आगे जो इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं LS जादौन, और अंतिम रूप से अब यहाँ पर इस टॉपिक पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और यहाँ से अब हम निरंतर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर आप सभी का।